बच्चों, तो आज मैं फिर से लेकर आऊं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर जो आपका होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 2.2। तो बने रहिए एंड वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। क्लियर है बच्चों? तो सही बच्चे आ जाइए लाइव, तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। ठीक है, तो जल्दी करिए सही बच्चे, कॉपी पेन को निकाल लेना क्योंकि नोट्स आपको बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए या फिर स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया तो उस कंडीशन में आपकी पढ़ाई करना है बिल्कुल बेकार। तो सबसे पहले बनाइएगा नोट, उसके बाद करिएगा कोई और काम। और वैसे भी आज का जो आपका लेक्चर है वो क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो क्या कूलाम्स लॉ। बोर्ड एग्जाम में 100% है आपका, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कूलाम्स लॉ से आपसे पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका पक्का है इस टॉपिक से। तो आज के टॉपिक को बड़ी ध्यान से करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो आपका पहला टॉपिक देखने वाले हैं, जो आपका पहला टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं वो क्या है, कूलाम्स लॉ है। पूरे में यही देखना है और देखने के लिए है ही क्या, बताओ कुछ है क्या? नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम्स लॉ। चलो तो देखिएगा, कूलाम्स लॉ क्या होता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं। अभी तक हमने क्या जाना कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, टुक 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 टुक, एक है प्लस का एक है माइनस का। तो दो चार्ज पार्टिकल है। अब मैंने आपको ये भी बताया था चार्ज की प्रॉपर्टी में क्या, कि जो लाइक चार्ज है मतलब सेम से प्लस प्लस के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस के अट्रैक्ट करेंगे। प्लस प्लस के रिपेल करेंगे, माइनस माइनस के रिपेल करेंगे। लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सिंपल है। अगर दो सेम जेंडर को लाओ तो दूर भागना चाहते हैं, अपोजिट को लेके आओ, वहीं पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिंपल फंडा है, रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप अपोजिट कैरेक्टर वाले अपोजिट नेचर वालों को लाओगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम नेचर वालों को लेके आओगे तो रिपल्सन होगा। मतलब जवाब दो प्लस और माइनस के चार्ज पार्टिकल को लेके आए। एक है चार्ज पार्टिकल Q1, एक है चार्ज पार्टिकल Q2। क्लियर है? चलिए, एक है चार्ज पार्टिकल Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2। ठीक है, हो सकता है ये आपके सेम चार्ज पार्टिकल हो सकता है ये आपके अपोजिट चार्ज पार्टिकल हो। अगर सेम हुए तो क्या होगा, रिपेल होगा, अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट होगा। अब दो चार्ज पार्टिकल है, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होगा। तो कूलाम्स लॉ हमें ये बताता है कि जब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल को रखेंगे वो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के लिए वो कितनी फोर्स लगाएगा, मतलब किस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट होगा। दो चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे, उसी फोर्स की वैल्यू को क्या बोलोगे आप, उसी फोर्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हो किसकी हेल्प से, कूलाम्स लॉ की हेल्प से। तो कूलाम्स लॉ की हेल्प से आप क्या करते हो, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसी को क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। क्लियर है? चलो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। क्लियर है? इनके बीच की डिस्टेंस आर। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। क्लियर है ना? देखिए, अब यहां पे आपसे बोला अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। अब ये कूलाम्स लॉ आपसे क्या कहेगा, कूलाम्स लॉ कहेगा अरे भैया हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है। सही बात है, दो चार्ज पार्टिकल है, तो जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब ये रिपल्सन की भी फोर्स हो सकती है या आपके अट्रैक्शन की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ ईच चार्ज। या फिर यहीं पे छोटा सा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ईच चार्ज मैग्नीट्यूड। क्लियर है पॉइंट? मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स आपकी डायरेक्टली होगी किसके, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मतलब अगर मान लो Q1 की वैल्यू ज्यादा लेंगे तो फोर्स कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। Q2 की वैल्यू ज्यादा ले लो तो भी फोर्स कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। मतलब छोटा चार्ज है फोर्स कम लगाएगा, बड़ा चार्ज है फोर्स ज्यादा लगाएगा। सिंपल है ये तो। मतलब जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, चार्ज ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ ईच चार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस पूरे को उठा के आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q2 के। दोनों में से किसी की भी वैल्यू बढ़ाओगे या घटाओगे तो फोर्स आपकी डिक्रीज और इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि कूलाम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, पहले में हम क्या दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कूलाम्बिक फोर्स भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो छाप दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कूलाम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके लिए, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है ज्यादा तो फोर्स लगेगी कम, अगर डिस्टेंस है कम तो फोर्स लगेगी ज्यादा। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है कम तो फोर्स लगेगी ज्यादा, अगर आपकी डिस्टेंस है ज्यादा तो फोर्स लगेगी कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ आपका इनवर्सली होगा किसके, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करना है फॉलो। ये आपका सेकंड पॉइंट। यहां पे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, एफ आपका डायरेक्टली है, जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर छापो, जो नीचे लिखा है उसको नीचे छापो। क्लियर है यानी है? देखो, जो ऊपर लिखा है उसे ऊपर छाप दो, Q1 और Q2 को ऊपर छापो, Q1 Q2 को आपने ऊपर छाप दिया, मतलब चार्ज के डायरेक्टली है ये। जो डिस्टेंस है उसके कैसा है, इनवर्सली, तो उसको नीचे छापो आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है यानी? तो फोर्स आपकी डायरेक्टली आ गई Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, इनके बीच का सेपरेशन, Q1 Q2 है चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जब आप डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो डायरेक्टली के साइन को हटाने के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, एक कांस्टेंट, जो यहाँ पे आएगा आपका के। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ओनली आपको स्टडी करनी है किसकी, के की। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी एसआई यूनिट होगी आपकी न्यूटन, क्योंकि कोई सी भी फोर्स हो उसे किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में। के आपका होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर है? के क्या होगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर बात करें के फॉर्मूले की, तो के फॉर्मूले की या फिर के किस पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे। तो के डिपेंड करता है किस पे, के डिपेंड करेगा, फर्स्ट पॉइंट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर मान लो आप एमकेएस में वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू अलग आएगी, सीजीएस में निकालोगे तो के की वैल्यू अलग आएगी। मतलब पहला तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप यूनिट के सिस्टम को चेंज करोगे तो आपकी के की वैल्यू भी चेंज होगी, सिंपल। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब जो के है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर। बंदाक्स में पूछ लिया जाता है कि के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि आपका डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर एमकेएस में निकालोगे तो वैल्यू अलग आएगी, सीजीएस में अलग आएगी, एफपीएस में आपकी अलग आएगी, जिसमें आप निकालना चाहो सब में आपकी अलग आएगी। ये तीनों आपने सिस्टम अच्छे से पढ़े होंगे, अगर सुने भी नहीं है नाम, इसका मतलब आपका लेवल बहुत डाउन। शुरू से देखिएगा लेक्चर, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट में आपका मन किया क्या, कि ये तो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। अगर एयर में रखे होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, पानी के अंदर चले गए तो फोर्स कम लग गई, सिंपल है ना। अगर एयर में तो फोर्स ज्यादा, पानी में चले गए तो फोर्स कम लगेगी, मतलब मीडियम आने पे के की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर है? अगर बात करें यहाँ पे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होगा के का, के का फॉर्मूला होगा, के का फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा के आपका इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो फॉर्मूला पहले हम इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ के की एसआई यूनिट क्या होगी बताइएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी एसआई यूनिट होगी या नहीं होगी, बिना हुए तो काम ही ना चले। देखो कैसे निकालेंगे, आपका एफ इजिकल टू है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, के निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 के। लिख पाओगे या नहीं,
ठीक है, अब के की एसआई यूनिट निकाल दो इजीली। के किसके इक्वल आ गया, के आपका आएगा किसके इक्वल आएगा, देखिएगा, ओहो ये की हो गया। चलो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करेंगे, उसको हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका के किसके इक्वल आ गया, एफ आर स्क्वायर को इधर ले आओ, अपॉन Q1 Q2 आपका कहां पे आएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है, यही आएगा यानी। अब बताओ के की एसआई यूनिट, फोर्स को किसमें करेंगे, न्यूटन में। फोर्स किसमें होगी, न्यूटन में। जो आपकी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो किसमें होगी, मीटर में। उसका भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइड के बाद Q1। जो आपका चार्ज है, चार्ज को आप किसमें मेजर करोगे, जो आपका चार्ज है, चार्ज को आप किसमें मेजर करोगे, कूलम में। कितने कूलम आएंगे, 2 कूलम, मतलब कितने चार्ज पार्टिकल है, 2। तो पहले का सी, दूसरे का सी, सी 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 सी, ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ गया कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट आपकी आएगी न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है ना। तो के की ऐसा यूनिट भी आपकी निकल आई। लेकिन आपके मन में एक और आ गया विचार गलती से, क्या कि हम तो इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। देखो डायमेंशन भी इसकी इजी है, बच्चों वाली बात है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूटन की बुक में आपने सबने देखा होगा। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी गई थी और एप्सिलॉन नॉट आपका यहीं से निकलेगा। रुको सब्र करो, देखिए अब डायमेंशन क्या आएगी इसकी, के इजिकल टू न्यूटन, या फिर यहीं से निकालो फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL(T-2), ये होती है फोर्स की डायमेंशन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, L2। क्लियर है। अब Q1 चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी। अब देखो चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो हल्का सा फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू I इजिकल टू Q/T, होता है या नहीं। Q इजिकल टू हो जाएगा IT, होगा या नहीं। Q इजिकल टू करंट को किसमें मेजर करोगे, एम्पियर में। टाइम किसमें होता है, T में। डायमेंशन पता है या नहीं। तो बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, AT। लेकिन चार्ज पार्टिकल कितने हैं, 2, तो उसके लिए आएगा AT का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। पहले आपने डायमेंशन लगाई फोर्स की, फिर आपने लगाई डिस्टेंस की L स्क्वायर, फिर आपने लगाई चार्ज की AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे के की डायमेंशन निकल के आ गई। जो कट रहा है उसे काट डालो, जो ना कटे उसको मार डालो। तो यहाँ पे आएगा M, L कितना हो गया, L3, A का 2, T2 T2 T2, ये हो गया T-4 A2। तो ये आ गया आपकी के की डायमेंशन। ये चीज क्लियर है या नहीं। मतलब आपने ऐसा यूनिट भी निकाल ली, इसकी डायमेंशन भी निकाल ली, और क्या रह गया। चलो इसी में आप मन कर जाए कुछ और निकालने का, वो भी निकाल लो। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, इसका के का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0। अब कहानी चलेगी एप्सिलॉन नॉट की। ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला ऑफ के। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। क्लियर है, पॉइंट है कि नहीं। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले डालो, ठीक है, जल्दी से ले लो। अखियों से गोली मारे अखियां कमाल की, जल्दी से स्क्रीनशॉट को ले डालो, फिर हम आगे की कहानी करते हैं शुरू। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया होगा। चलो तो बढ़ेंगे हम आगे, करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन एक लास्ट में, फॉर्मूला ऑफ के का फॉर्मूला आ गया। अब देखो के का फॉर्मूला निकल के आ गया 1/4πε0। बच्चों के मन में आया ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आया। एप्सिलॉन नॉट आपका डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जो के की वैल्यू आपकी मीडियम पे डिपेंड है ना, एक्चुअल में इसके अंदर भी कोई डिपेंड है, वो कौन है, एप्सिलॉन नॉट। मतलब के अंदर भी एक और है जो डिपेंड है मीडियम के ऊपर। ये मीडियम टू मीडियम चेंज होगी। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब काफी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब कोई मीडियम किसी 2 चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है। मतलब परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, परमिशन। जब मान के चलो ये है, मान लो अपनी तरफ से लेट कर लो, ये है बी, ये है जी, ये है बी, ये है जी, लेट कर लिया ना। अब देखो बी और जी है।
अब इनको आपस में अट्रैक्ट होना है। अब अट्रैक्ट होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, इनके बीच का माहौल कैसा है, मतलब इनके बीच का जो माहौल है वो इनको अट्रैक्ट होने दे रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही करके आपका एप्सिलॉन नॉट है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है प्लस का एक है माइनस का। अब प्लस और माइनस को आपस में अट्रैक्ट होने के लिए जो बीच में मीडियम है, एयर का, वाटर का, सॉलिड का, किसी भी चीज का, वो आपस में इनको अट्रैक्ट होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, वही क्या होगा आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब कितना ही अट्रैक्ट होने देगा कितना नहीं होने देगा। एयर में ये ज्यादा अट्रैक्ट होने देता है, वाटर में कैसे होने देगा, कम। क्लियर है ना। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी आपकी 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 तो चली गई, इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, के का उल्टा कर दो, के की एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, क्योंकि इनवर्सली है ना, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली है। क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को यहां पे रखो, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपका के की वैल्यू निकलेगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब के की यूनिट तो आप जानते हो ना क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपसे पूछी जाए डायमेंशन क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी आपकी, उल्टा कर दो के की डायमेंशन का। अब के की डायमेंशन का उल्टा कैसे, m का कर दो m-1, l का कर दो l-3, t का कर दो 4, जो प्लस में उसे माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, ये माइनस का 2। इतना हो पाएगा यानी, जल्दी से करिए इसे नोट डाउन। ठीक है, जल्दी करो इसे। हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कूलम्स लॉ का कुछ टॉपिक हुआ। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर तक गए, डायमेंशन तक गए, वैल्यू तक निकाली अंदर की, छोड़ा नहीं है कुछ भी। करिए इसे। इसके एसआई यूनिट है m-1 l-3 t4 a-2। बहुत इजी है, इजीली निकाल सकते हो। बस आपको यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन पता हो, चार्ज की मैंने आपको निकाल दी पता है। ये क्लियर है, ये तो हमको आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, हो गया। आपको गाने गाने की आदत है क्या, हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट अब आपका लास्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ का। वो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच की मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसा करता हूं मैं, इन शॉर्ट आपको समझा दे रहा हूं। साइड में आपकी एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो साइड में आपकी एक इमेज होगी, मैं आपको यहां से डायरेक्टली समझा रहा हूं। देखो, पहले पॉइंट में आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज अ सेंट्रल फोर्स। इट एक्ट अलोंग अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल और बॉडी। देखो, इस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल आपके यहाँ, एक है Q1 एक है Q2। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 एक है आपका Q2। अब इनके बीच में आपकी फोर्स लग रही है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स आपकी हमेशा कहां से लगेगी, इसके सेंटर पॉइंट से लगेगी। ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। मतलब दो चार्ज, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। हमेशा कहां से एक्ट करेगी, सेंटर से। हमेशा कहां से एक्ट करेगी, सेंटर पॉइंट से। तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा आपकी कहां से अप्लाई होगी, सेंटर पॉइंट से होगी। मतलब ये इसके सेंटर से फोर्स लगाएगा, ये इसके सेंटर से लगाएगा। क्लियर है।
तो ये आपकी एक कूलाम्बिक फोर्स क्या है, आपकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर फोर्स है, तो आपकी हमेशा सेंटर से अप्लाई होगी। और एक और कंडीशन है, डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास पे, COM, सेंटर ऑफ मास पे, मतलब जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा या फिर सेंटर ऑफ चार्ज होगा, वहीं से क्या करेगा, ये फोर्स पे अप्लाई करेगा। ठीक है, बॉडी का जहां पर सेंटर ऑफ चार्ज होगा वहीं से क्या करेगा, फोर्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल एज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक एज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर। जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जनरली आपकी अप्लाई की जाती है किस पर, जब आपकी जो चार्ज बॉडी हो कैसी होगी, आपकी स्फेरिकल होगी। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट में आपसे बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी तभी अप्लाई की जाती है कि जब आपकी जो चार्ज बॉडी है वो क्या होगी, आपकी स्फेरिकल होगी, सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब यूनिफॉर्मली स्फीयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं पे स्फीयर बड़ा हो गया कहीं पे स्फीयर छोटा हो गया, जैसे कि इस टाइप से कोई स्फीयर हो गया, इस टाइप से नहीं। आपका जो स्फीयर है कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल स्फीयर होना चाहिए, उसके बीच में कोई ना कोई आपकी डिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये पॉइंट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पे आपके रिपीट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो आप जानते ही हो कि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स लगेगी कम, जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स होगी ज्यादा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। जैसे कि देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 एक है Q2, इसके बीच में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। अगर मान लो हम यहाँ पे एक और चार्ज पार्टिकल ले आए Q3, मान के चलिए हम एक और चार्ज पार्टिकल ले आए Q3, अब इसके बीच में फोर्स लगने लगी 4 न्यूटन, यहाँ पे लगने लगी 3 न्यूटन, क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ा, क्या इस वाली फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रही है, अगर हम एक और चार्ज पार्टिकल ले आए हैं तो इन दोनों की फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी फोर्स पहले लग रही थी उतनी ही फोर्स आपकी अब लगेगी। क्लियर है। ठीक है, जितनी फोर्स आपकी पहले लग रही थी उतनी फोर्स आपकी अब लगेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज की होती है फिनिश ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, मतलब लास्ट में क्या कूलम्ब लॉ के आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। क्लियर है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, चलो ये छोटी सी नॉलेज थी कूलम्ब लॉ के बारे में। अब हम अभी आपका कूलम्ब लॉ अच्छे से खत्म नहीं हुआ है, बीच में काफी चीजें बची हुई है। पहला है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये समझना है अभी आपको, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अभी देखो दो चार्ज पार्टिकल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, Q1 एंड Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, अभी ये कहां पे रखे हुए हैं, एयर में, अभी इनके बीच में क्या है, एयर, अभी इनके बीच में क्या है, एयर है। क्लियर है, अभी इनके बीच में क्या है, एयर। तो मान के चलिए अभी इनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी होगी, F एयर इक्वल होगा किसके, F एयर आपका इक्वल होगा किसके, के को नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, एप्सिलॉन नॉट। इस पर नॉट कब आएगा, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम होगा या फिर एयर होगी। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर या फिर वैक्यूम होगी तो वहां पे आपको लगाना होगा एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब है? जब इनके बीच में एयर है। अगर इसी पूरे सिस्टम को उठा के, ये तो आपका हो गया फर्स्ट केस, अब इसी पूरे सिस्टम को उठा के आपने कहां रख दिया है? इसको रख दिया आपने वाटर के अंदर। इसी पूरे सिस्टम को उठा के आपने रख दिया वाटर के अंदर। डिस्टेंस आपकी सेम है, चार्ज आपका सेम है, हर चीज आपकी सेम है। ठीक है, वाटर नहीं, मीडियम मान लो, किसी भी मीडियम में रख दिया। तो जो सेकंड केस है, यहाँ पे जो आपकी फोर्स अप्लाई हुई वो फोर्स कितनी हुई? अब बताओ, यहाँ पे एयर तो है नहीं है, अब आपका यहाँ पे कोई मीडियम, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई मीडियम आ गया, तो 1/4πε0 तो लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे EF। ये क्या है आपकी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। जब एयर होगी तो ε0 लगाना है, जब आपका कोई मीडियम होगा तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर εm। क्लियर है? ऊपर आपका Q1 Q2 आपका सेम ही है, यहाँ पे आपका R स्क्वायर सेम है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो? आपस में डिवाइड कर। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब जब दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा? F एयर अपॉन FM, यही आएगा। F एयर का क्या क्या है यहाँ पे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4, या फिर ऐसे लिखो 4πε0 R स्क्वायर। FM का क्या है? Q1 Q2 4πε0m R स्क्वायर। इससे ये क्या है? सिर्फ 4π से 4π यही है। एप्सिलॉन m आपका ऊपर जाएगा तो F एयर अपॉन FM इक्वल आ गया किसके? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये आपका इक्वल होता है K के और एप्सिलॉन R। ठीक है, अब K और एप्सिलॉन R क्या होगा यहाँ पे? K और एप्सिलॉन R दोनों एक ही चीज है, ये कोई अलग नहीं है। इनको बोलोगे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यही क्या होगा आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मतलब दो मीडियम के बीच में रिलेशन बताने वाले को ही क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। दो मीडियम के बीच में रिलेशन बताने वाले को क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्लियर है? तो K और एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R को हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आपको रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी आ सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो K और एप्सिलॉन R क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन R आपका होगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफाइन क्या बनेगी? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या होगा? ठीक है, K क्या होगा? अब F एयर अपॉन FM के भी है ये। ठीक है, मतलब ये पूरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन यहाँ पे आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन देगा, इन दोनों में से कुछ पूछेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। क्लियर है? चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the absolute permittivity। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या एक रेशियो होगा किसका? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब K इक्वल टू EM अपॉन E0 आपका रेशियो होता है, इसी को आप क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये रेशियो आपका किसके इक्वल निकल के आया? F एयर अपॉन F M। क्लियर है? किसके इक्वल आया? F एयर अपॉन F M। ठीक है, एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, करिए इसे। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, एक बार रिपीट करके भी देख लो, बहुत छोटी सी है, करिए इसे। ठीक है, तो ये तो बात होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। जब दो मीडियम, मतलब जब फोर्स आपकी दो मीडियम पे डिपेंड हो जाए, या फिर दो मीडियम के बीच में कोई रिलेशन बताना हो, तो उसे क्या कहोगे आप? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात क्या? कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसमें। क्लियर है?
चलो करिएगा इसे, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगा देते हैं, हो गया ये। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर लेते हैं, हो गया होगा। चलो नोट कर दे रहना बच्चों, क्योंकि बिना नोटिस के आपका आउट ऑफ बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप बाद में करें जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, फिर क्या होगा कुछ ना। तो आपकी स्क्रीन पे एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अच्छे अच्छे शब्दों में दिखाई दे रहा है या नहीं, दे गया। अरे क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल आपके ऊपर। तो आपका क्वेश्चन होगा, चलो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर कौन सा है, कोई सा भी हो एग्जाम्पल है। चलो आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी बातों पे एक बार वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करके देख लो, मन कर जाए तो, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, चार्ज है 1 कूलम, ठीक है। इसमें फोर्स आपकी लग रही है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस। अब बताओ यदि हम इसको इमर्स का मतलब डुबा दें, यदि हम इसको वाटर के अंदर रखें तो बताओ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी यदि आपकी सेपरेशन और चार्ज हर चीज रहेगी सेम। तो बताइएगा, देखो यहाँ पे अभी ये कहां पे रखा हुआ है, एयर में। आपसे पूछा है कि यदि हम इसको कहां पे रखें, वाटर में, डिस्टेंस आपकी सेम है, चार्ज आपका सेम है, हर चीज आपकी सेम है, ठीक है। एयर की आपकी पता है 9 इंटू 10⁹ है फोर्स। अब आपसे पूछिए वाटर की, मतलब जब हमने किसी मीडियम में रखा तो फोर्स कितनी अप्लाई होगी आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन ने आपको एक चीज गिवन दी है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना 80 है। सिंपल क्वेश्चन है। के का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, K इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, था कि नहीं। F एयर अपॉन F m, था कि नहीं, ठीक है। तो बताओ इसका तो कोई काम नहीं है, इसको काटा पीट करो। K इक्वल टू आपका आ गया F एयर अपॉन F m, ठीक है। F एयर की फोर्स आपको पता ही है, K की वैल्यू आपको पता ही है, F m निकलेगा या नहीं, मतलब F m आपका यहाँ पे आ जाएगा F एयर अपॉन K। F एयर कितना है आपका 9 इंटू 10⁹, K की वैल्यू आपकी कितनी है 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करके सॉल्व कर देना, मतलब यहां से आपका F m निकल आएगा। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो डायरेक्टली कांस्टेंट के ऊपर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है, ठीक। तो चलो हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। एक एक टॉपिक को अच्छे से कराया गया है, क्वेश्चन हो गया हुआ है। नेक्स्ट आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, देखिए वेक्टर फॉर्म निकालना भी काफी इजी है, बच्चा पार्टी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। देखो 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, कितने चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल है, ये आपका Q1 एंड Q2 पे रखा हुआ है, क्लियर है, ठीक। अब बताओ ये आपका प्लस का, ये भी आपका कौन सा प्लस का है, दोनों आपके कैसे सेम चार्ज पार्टिकल रिपेयर होंगे, तो यहां से आपकी फोर्स लगाई इसने इधर। तो देखो Q1 फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है किस पे, सेकंड वाले पे, तो ये फोर्स लगा किस पे रहा है, देखो इसे लिखेंगे कैसे, फोर्स लगाई इसने सेकंड पे, कौन लगा रहा है फर्स्ट। सेकंड वाले पे फोर्स लगाई, किसने लगाई फर्स्ट ने, सेकंड वाले पे फोर्स लगाई है, मतलब Q1 ने क्या इसको धक्का दिया, ठीक है। तो सेकंड वाले पे फोर्स लगाई, किसने लगाई फर्स्ट वाले ने। अब इधर से ये इधर फोर्स लगाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स लगाई है फर्स्ट पे, लेकिन किसने लगाई है सेकंड वाले ने। देखो वेक्टर फॉर्म सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, हलवा क्वेश्चन है। Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोर्स लगाई गई है सेकंड वाले पे, सेकंड वाले को धक्का दिया, दो रिपेयर कर लेना ऐसे, इधर से आया इसने धक्का दिया, तो सेकंड वाले पे लगाया फर्स्ट वाले ने,
सेकंड वाले पे फोर्स लगाई फर्स्ट वाले पे। अब इधर से ये भी दे रहा है पे, इसने लगाई फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले पे लगाई किसने, सेकंड वाले ने। तो यहां पे देखो F21 का मतलब है, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकंड वाले पे फोर्स लगाई गई है फर्स्ट वाले ने। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सेकंड वाले ने लगाई है। क्लियर है। तो F21 और F12 का मतलब समझ में आया कि नहीं। अब आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालना काफी ज्यादा इजी है इसकी, ठीक है। और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। और लेकिन यहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला, पहले निकालेंगे F21, ठीक है। F21 की फोर्स कितनी आएगी, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है अपॉन R स्क्वायर। R कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा R। अब बताओ डिस्टेंस कितनी है, 1 से लेकर 2 तक की है। डिस्टेंस कितनी है, 1 से 2, या फिर सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक यहाँ पे आए तो सिंपल ट्रिक लेके जाओ। ये आपका 2-1 है तो उसको कर दो 1-2, वेक्टर का साइन लगा दो। अगर ऊपर आपका 2-1 है तो उसको क्या कर दो, 1-2 कर दो, सिंपल। यहाँ पे है 2-1 तो ये से कर दो 1-2 उल्टा। लेकिन क्या इसके अंदर भी डायरेक्शन आया, नहीं आया। ये ओनली क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है, ये आपका ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन आपके मन में आया होगा विचार, हम तो लगाएंगे इसके ऊपर डायरेक्शन का अच्छा, लेकिन कहीं से लगाएंगे बच्चा पारी, हमारे मन में तो नहीं है ऐसा विचार। देखिए कैसे लगाएंगे हम इसके ऊपर, लगाने के भी है तरीके आपके पास। F21 के ऊपर जब आप लगाओगे तो कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। आपने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, अगर गलती से पढ़ लिया हो यूनिट वेक्टर, एक है यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड है 1, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड है 1, ओनली शो डायरेक्शन, ओनली क्या करता है, ओनली शो डायरेक्शन, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है। अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो लेकिन आंसर का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उसको एक डायरेक्शन तो मिल जाएगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर है जो ओनली डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड है 1। क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, लेकिन जो ओनली शो करता है डायरेक्शन। तो देखो इसमें डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इसमें क्या लगा दूंगा, एक यूनिट वेक्टर। तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने R कैप 1 2, तो इसको क्या मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि नहीं, डायरेक्शन मिल गया और मिलना भी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर R कैप लगाया तो उसको डायरेक्शन मिल गया कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में, 1 से लेके 2 की साइड में फोर्स कहां लग रही है, 1 से 2। क्लियर है, एक डायरेक्शन मिल गया। और आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। नेक्स्ट आपका इसको ओपन करें तो F21 इक्वल आएगा K Q1 Q2 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, R12। अब आपने ए कैप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए कैप आपका इक्वल होता है ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये पढ़ा है या नहीं। ए कैप का फॉर्मूला मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप कैप का फॉर्मूला लगा दो, मतलब आर का वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब आर का वेक्टर, आर कैप का क्या आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, और 1 2 तो आपका चल ही रहा है साथ में। अभी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितने हुए, ट्रिपल मैग्नीट्यूड, मतलब F21 आपका यहाँ पे निकल के आ गया कितना, अरे यार F21 कितना निकल के आ गया आपका, K Q1 Q2 R12 का मैग्नीट्यूड का हो गया होल क्यूब, और यहाँ पे आ गया R12 का वेक्टर। क्लियर है। तो ये तो आ गई आपकी पहली वेक्टर फॉर्म। ऐसे आपको दूसरी वेक्टर फॉर्म निकालनी है, सिमिलर, तो आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हो, इसे नोट कर लेना चाहो तो, मन करे तो नोट करो, जल्दी करो। तो क्या होगा, चलो अब आपको सेकंड वाले की निकालनी है F12। अब देखो सिमिलरली, यहां पे लिखो सिमिलरली,
सिमिलरली F21 किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का उल्टा कर दो, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे लगा दो कैप, R21 का कैप। कैप को जब आप ओपन करोगे तो F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा K Q1 Q2, R21 का मैग्नीट्यूड का हो जाएगा Q और यहाँ पे आएगा R21 का वेक्टर। इतनी चीज क्लियर है या नहीं, बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, इतना हो जाएगा इतना। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे आपने इसकी वेक्टर फॉर्म निकाली। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको नाम दो क्वेश्चन फर्स्ट। इसको हल्का सा यदि मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो डायरेक्शन चेंज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इस पे तो मैग्नीट्यूड है तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको K Q1 Q2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का R12 लिख सकते हैं यानी। यदि आप डायरेक्शन कर दोगे चेंज, वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करने पे क्या लगाना होता है, माइनस। तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले का 2 से 1 अब हो गया 1 से 2। इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां से चाहे आंसर प्लस में निकालो चाहे माइनस में, कहां से आंसर निकलना तो प्लस में ही है ना, तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम, मतलब हम कह सकते हैं कि R21 आपका इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड R12 के, मतलब मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको कंपेयर करो, इसके माइनस को बाहर निकाल लो, तो F12 आपका कितना आएगा, माइनस का K Q1 Q2 R21 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R12 का वेक्टर। ठीक है, अब बताओ कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो F12 ये आपका बिल्कुल कैसा है, अगर माइनस को हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल कैसा है, इस जैसा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 F21, यहाँ पे लगाए माइनस, ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। मतलब फोर्स तो दोनों साइड से इक्वल लगेगी, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, अपोजिट। मतलब Q1 जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही Q2 लगाएगा, मतलब दोनों साइड से जो फोर्स है वो इक्वल लगेगी, लेकिन दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, अपोजिट। क्लियर है पॉइंट? दोनों साइड से जो आपकी फोर्स है वो तो इक्वल लगेगी, लेकिन दोनों साइड से जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, अपोजिट। इतना क्लियर है यानी? ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो भी था। ठीक है, और आपका वेक्टर फॉर्म यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, अपने आप खुद करके देखो। जब तक आप सेल्फ ट्राई नहीं करोगे दूसरा आपको करा के नहीं जाएगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, सफलता पा सकते हो। चलो करिएगा इसको एक बार। ठीक है, और यहीं पे क्या करता है, ये फॉलो करता है किसको, फॉलो करता है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कैसे कर रहा है, तो आपको यही पूरा वेक्टर लॉ प्रूव करना है। फॉलो करेगा न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। क्लियर है? ठीक, तो चलिएगा अब हम शुरू करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपके वेक्टर फॉर्म के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इन शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाने की करेंगे कोशिश। करिएगा इसको जल्दी से एक बार नोट, तो क्या होगा, चलो ठीक है, क्वेश्चन को मैं इन शॉर्ट कराऊंगा, वैल्यू आपको ही निकालनी होगी, बस मैं आपको तरीका बता दूंगा कि ये कैसे करके ये आपका सॉल्व होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या बोला है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है, किसके बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। देखो गिवन लिखो पहले, Q1 क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, प्लस में होगा,
ठीक है, अब आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो पुट करना नहीं है। और Q2 भी क्या है आपका, प्रोटोन ही है। Q2 भी क्या है आपका, एक प्रोटोन है, उसका भी चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस आपकी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, मीटर में चेंज करो, 20 इंटू 10⁻² मीटर हो पाएगा या नहीं। फॉर्मूला लगा दो, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का है 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू आपकी है ही है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5.76 इंटू 10⁻29 न्यूटन, 27 न्यूटन हो पाएगा। यानी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और मेरी मानो तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद ट्राई करके जरूर देखा करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार ट्राई करके देखिएगा वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करके देखिए, एक बार, ज्यादा नहीं, ओनली एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, हो गया होगा। छोटे मोटे बच्चे हो, टाइप कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 में द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो आपकी फोर्स है अनचेंज, मतलब उनके बीच की फोर्स आपकी चेंज नहीं हुई है। इवन थ्रू द चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ। देखो दो चार्ज पार्टिकल है Q1, एक है Q2, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में मान के चलो फोर्स लग रही है, हमें नहीं पता कितनी लग रही है, हमने मान लिया कि फोर्स है F, तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस आपकी R। अभी बोला है क्या क्वेश्चन में, कुछ आगे पढ़ के देखो। कीपिंग द अदर द सेम इफ D इज द ओरिजिनल सेपरेशन, ओरिजिनल मतलब शुरू में इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है D, शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D। अब बताओ इनके बीच में ये कौन सा केस है, ओरिजिनल मतलब इनिशियल केस है, इनिशियल। अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है D, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। तो मान के चलो इसमें फोर्स कितनी लगेगी, F इक्वल टू पहले वाले केस में या फिर इनिशियल केस में Fi के Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, यही लगेगी। अब आगे चल के आपसे बोला है कि अगले स्टेप में आपको क्या करना है, मतलब फाइनली आपको क्या करना है, उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर देना है, ठीक है, उनमें से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, Q1 Q2, उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर देना है। मान लो इसको Q1/2 कर, एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक फोर्स इज सेम, देखो फोर्स इज सेम। अगर मान लो फोर्स पहले वाले से सेम है, जितनी फोर्स पहले थी उतनी फोर्स अब लग रही है, फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप बताओ कि व्हाट इज द न्यू सेपरेशन। अब बताओ नया सेपरेशन उनके बीच में कितना होगा। देखो पहले फोर्स कौन सी थी, अब बताओ फाइनल फोर्स कितनी है, F फाइनल आपका इक्वल होगा के Q1 Q2 अपॉन, Q1 नहीं आएगा यहाँ पे, अब आपका आएगा Q1 अपॉन 2, ठीक है, इंटू Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। R की वैल्यू को आपको करना है फाइंड, मतलब R कितना होगा ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनिशियल और फाइनल जो आपकी फोर्स है वो कैसी है, सेम। जब इनिशियल और फाइनल फोर्स आपकी सेम है तो F I इक्वल होगा F F के, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, क्या यहाँ पे देखिए F I आपका इक्वल है F F के, F I कितना है K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, या आपका कितना है K Q1 Q2 अपॉन Q1 का 2 नीचे आ गया R स्क्वायर, K Q1 Q2 आपका कैंसिल आउट, ये आपको निकालना है, इसको सॉल्व करिए कैसे होगा ये। R की वैल्यू 2 को ले आओ इस साइड, या फिर R को ले आओ इस साइड, D को ले जाओ इस साइड, मतलब R स्क्वायर इक्वल आ गया D स्क्वायर अपॉन 2। आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो R किसके इक्वल आ गया, रूट में ले जाओ, D स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कर गया, तो R इक्वल टू आ गया D अपॉन रूट 2, और साइड यही है आपका आंसर। तो एक बार ट्राई करके देखो आपको आया कि नहीं। मतलब दो चार्ज पार्टिकल थे, पहले क्या था Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन है D, ठीक है, तो इनिशियली उनके फोर्स कितनी थी K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब आगे चल के बोला है कि फोर्स तो आपकी सेम है, हमने क्या किया है कि उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर दिया,
हाफ करने के बाद अब बताओ नया सेपरेशन कितना है, तो नए सेपरेशन को आप इजीली फाइंड कर दो, दोनों फोर्स को इक्वल रखिए, हो पाएगा या नहीं, करिए इसे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको खुद ट्राई करना है, आंसर उसका नीचे आपको लिखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखना है एक बार, ठीक है, इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 16 हो पाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बोला है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है 3 एंड देयर कंबाइंड चार्ज, मतलब उनको जब प्लस करेंगे कंबाइंड चार्ज है 20 माइक्रो कूलम। इफ वन रिपेल द अदर अ फोर्स, मतलब उनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी है 0.0575 मीटर। आपसे पूछा है व्हाट आर द टू चार्ज, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, दो चार्ज पार्टिकल है। आगे आपको R की वैल्यू गिवन है कितनी है 3 मीटर। आगे आपको Q1 प्लस का Q2, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम, ये सब गिवन है। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, F = K Q1 Q2 अपॉन R², हो पाएगा या नहीं। F कितना है 0.075 K 9 × 10⁹। अब आप Q1, यहां से आप Q1 को क्या लिख सकते हो, Q1 = हो जाएगा 20 माइक्रो माइनस का Q2, लिख पाओगे या नहीं। Q1 को क्या लिख सकते हो 20 माइक्रो माइनस का Q2, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रो माइनस का Q2, ठीक है, और ये Q2 तो आपका Q2 है, क्लियर। और लास्ट में आपका R कितना है 3 का स्क्वायर। Q2 की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं, ओनली एक इक्वेशन निकालनी है Q2, जब आपका Q2 निकल आए तो उसको यहाँ पे पुट करना, तो आपका Q1 भी हो जाएगा, इजीली फाइंड कर पाओगे या नहीं। एक बार ट्राई करके देखना, आंसर दोनों के आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओनली वही क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार ट्राई करके देखो, सभी टाइप के क्वेश्चन एक बार करके देख लेंगे हम कूलम के ऊपर। इस समय क्या जी करना है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 18 में दो चार्ज पार्टिकल है, एक है आपका Q1, एक आपका Q2। ये मान के चलिए आपका कितना है प्लस का 10 माइक्रो, ये आपका कितना है प्लस का 40 माइक्रो, क्लियर है। आर प्लेस 12 सेंटीमीटर, बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, आपको एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम, जो दोनों पॉइंट के बीच में होगी, वेयर फोर्स ऑन +1 कूलम इज 0, जिस पर +1 कूलम की वजह से जो फोर्स है वो कितनी लगेगी 0। मतलब देखो दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे यदि आप क्या रखोगे 1 कूलम चार्ज, कितना रखोगे 1 कूलम, मतलब यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, जिसकी वजह से दोनों पे जो फोर्स है वो कैसे होगी 0। मान लो ये डिस्टेंस आपकी x, तो ये कितनी हो जाएगी 12 माइनस का x, हो पाएगा या नहीं। मतलब दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, Q1 पे आपका चार्ज है 10 माइक्रो, सॉरी 10 कूलम, यहाँ पे 40 कूलम है। आपसे बोला है कि 1 कूलम का चार्ज है, एक 1 कूलम के चार्ज को दोनों के बीच में रखना है, और बीच में रखने के बाद जो दोनों की वजह से जो फोर्स है, दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है, वो फोर्स कैसी हो गई आपकी 0। अब बताओ दोनों जो फोर्स है, मान लो यहाँ पे फोर्स आपकी F1, ये आपका F2, यही है ना। F1 F2 दोनों कैसे आपस में इक्वल होगी, मतलब 0 होने का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स आपस में कैसे इक्वल है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0,
तो दोनों की वजह से जो फोर्स है इस पॉइंट पे वो कितनी है, 0। आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट है, आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। अब बताओ, पहले निकालो इनके बीच की फोर्स। F1 पे कितना है, K। अब देखो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K कितना है, K से K कैंसिल हो गया। Q1 कितना है 10 कूलम, Q2 दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है 1 कूलम, आर बीच की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। अब इनके बीच की फोर्स निकालो, Q1 कितना मान लो 40, ये कितना है आपका 1, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हो कितनी है आपकी 12 माइनस का x का स्क्वायर। अब बताओ सॉल्व कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा सॉल्व इजीली। 10 से काटो कितने टाइम 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, इसको आप लिख लो 2 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 2 अपॉन 12 माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12 माइनस का एक्स इजिकल टू 2x, ये गया उधर तो 2 इजिकल टू 3x, एक्स की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4, लेकिन ये किसमें आई है आपकी सेंटीमीटर में, इसमें निकला है आंसर सेंटीमीटर में। जब आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.04 मीटर। क्लियर है, तो आपका ये भी आंसर आ गया करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो पाएगा या नहीं, इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर उसको ट्राई आप ही को करना है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। बता दे रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर। मतलब आपको क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर उनके बीच में फोर्स है। मतलब आपकी जो फोर्स है वो किस पर दी है 1 kg है, फोर्स किस पर दी है 1 kg है। अब आपको यहाँ पे पहचानना क्या है कि 1 kgf किसके इक्वल है। देखो 1 gf आपका इक्वल होता है किसके 980 डाइन के, मतलब 1 gf आपकी इक्वल होती है किसके 980 डाइन के। एक गर्लफ्रेंड आपकी इक्वल होगी 980 डाइन के, समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट अगर आप डाइन को चेंज करो तो 980 डाइन को चेंज करने पे कितना 10 की पावर 5 न्यूटन, ये न्यूटन में आ गया। अगर इसमें के लगा हुआ है, अगर के लग जाए तो कितना हो गया 980 इंटू 10 की पावर 5, एक और के की जगह क्या लगाते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन। मतलब इतनी फोर्स आपकी है। अब अगर आपको फोर्स पता चल गई तो आप इजीली क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 24 पे एक बार ट्राई करना, आंसर आपका लिखा हुआ है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।